नमस्कार। एनसीईआरटी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। यह एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर का टाइटल है हमारा देश भारत। भारत को समझने के पहले हम ग्लोब को समझे थे और ग्लोब पर अब भारत की स्थिति को एक बार फिर सरसरी निगाहों से देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम भारत के अन्य पक्षों को देखेंगे। अगर ये हमारा पूरा ग्लोब है तो इस ग्लोब पर यहाँ कहीं हमारा इंडिया है। कुछ ऐसा ही मान लेते हैं। और अगर ये बीच का जो है वो 0 डिग्री इक्वेटर है और ये भारत के बीचों बीच से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। बाकी सारी चीजें हम ग्लोब में देख चुके हैं और ये थोड़ा सा रेखी चित्र है, तो कर्क रेखा ऐसे नहीं गुजरता है। कर्क रेखा हल्का सा कर्व होगा, यहाँ गुजरात से एंट्री करेगा और यहाँ नॉर्थ ईस्ट से ऐसे निकल जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है, बस एक समझाने के लिए एक चित्र आपके सामने रखे हैं डियर। ये भारत के पूर्व में जो सागर है इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं और पश्चिम की तरफ जो सागर है इसे अरब सागर कहते हैं और दक्षिण की तरफ जो सागर है इस सागर को हिंद महासागर कहते हैं। और ये दोनों एक खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये छोटा सागर है अरब सागर, दोनों हिंद महासागर के भाग हैं। तो अब यहाँ गौर करने की बात है कि जब जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ समानांतर चलती हैं उन रेखाओं को हम अक्षांशी रेखा कहते हैं। तो यहाँ से भी किसी डिग्री की अक्षांशी रेखा गई होगी, तो हाँ, इस रेखा का नाम है, इस रेखा का मानक है 8 डिग्री 4 मिनट। और ऐसे करके कई रेखाएं गई होंगी। तो हमारे भारत की जो सीमा है वो है यहाँ पे 37 डिग्री अक्षांशी विस्तार और ये है देशांतरी विस्तार। अक्षांशी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। और पूर्व और पश्चिम का विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक का है। ये ग्लोब पर हमारी भारत की अवस्थिति है। अब इसके साथ हम देखते हैं ग्लोब पर ही कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं कि जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं और कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं। तो स्थलीय सीमा साझा करने वाले विश्व मानचित्र पर देखें तो यहाँ पाकिस्तान है, ये स्थलीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के पश्चिम में यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम में एक देश है, इस देश का नाम है अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है जो सीमा साझा करता है। भारत के उत्तर में चीन सीमा साझा करता है, चाइना सीमा साझा करता है। इसी के साथ उत्तर में एक और देश है, उसका वो है नेपाल, ये सीमा साझा करता है। नॉर्थ ईस्ट के उत्तर माने उत्तर पूर्व में एक और देश है, इसका नाम है भूटान, ये सीमा साझा करता है। और जब हम पूर्व की तरफ देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के जस्ट सामने की तरफ देखेंगे तो एक देश है, उस देश का नाम है बर्मा, ये सीमा साझा करता है। म्यांमार सीमा साझा करता है। और नॉर्थ ईस्ट और भारत के मुख्य भूभाग के बीच में बांग्लादेश है, ये सीमा साझा करता है। टोटल 7 देश हैं जो भारत के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में और पूर्व में सीमा साझा करते हैं। आपको अगर इन देशों की सीमाओं को देखना है तो आप एटलस लेके बैठिए और एटलस लेकर के आप एक सिरे से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और ऊपर चाइना को देखेंगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इस मैप पर सारी चीजों को नहीं दर्शाया जा सकता है क्योंकि टाइम का भी अपना लिमिटेशन होता है। टाइम अगर नहीं इसको ज्यादा करेंगे तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम देखते हैं तो जलीय सीमा कौन साझा करते हैं, तो 2 देश आते हैं। एक देश यहाँ पर है मालदीव और दूसरा देश है यहाँ पर श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका दोनों हिंद महासागर के एक द्वीपीय देश हैं और ये देश भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं। इसके साथ एक और बोनस फैक्ट आप लोग रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके पास एक सागर है, उस सागर को अंडमान सागर कहते हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसके पास एक सागर है, अंडमान सागर है। अंडमान सागर के पास 2 एक द्वीप है, वो द्वीप थाईलैंड का है, तो थाईलैंड भी सीमा साझा करता है। और दूसरा इंडोनेशिया का द्वीप है, वो भी सीमा साझा करता है।
तो अब हम देखते हैं कि अगर भारत की हम विस्तार को देखें तो यहीं पर लगे हाथ भारत की विस्तार को देखते हैं। भारत का जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है, ये विस्तार 2900 किलोमीटर है। भारत से पूरब और पश्चिम का विस्तार 2900 किलोमीटर है। और इसको यहीं और देख लें कि जो अक्षांशीय विस्तार था 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, उसके बीच का गैप भी जब हम निकालेंगे तो वो भी लगभग 29 डिग्री ही आएगा। और 29 डिग्री को जब हम समय में कन्वर्ट करेंगे, जो कि पिछली कक्षाओं में सब कवर किया जा चुका है। अगर आपको ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक पढ़नी है तो आपको पिछली कक्षाएं करनी पड़ेगी। तो लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। तभी तो बीचों बीच से लगभग बीचों बीच से 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा को भारत का मानक समय रेखा बना लिया गया है। और वह मानक समय रेखा 5.5 घंटे ग्रीनविच लाइन से आगे है। अब हम देखते हैं उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। अब हम देखें उत्तरी सीमा का क्या है, तो उत्तरी सीमा इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल है। और दक्षिणी सीमा यहाँ कन्याकुमारी तक लगती है। लेकिन ये तो स्थलीय है। अगर हम जल सहित लेकर अपने स्थल की सीमा को देखें तो नीचे है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का द्वीप है। इंदिरा पॉइंट तक भारत की सीमा लगती है। तो इंदिरा पॉइंट है क्या, इंदिरा पॉइंट एक द्वीप है और वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा था। लेकिन 2004 में जब सुनामी आई 26 दिसंबर 2004 को, तो यह द्वीप जलमग्न हो चुका है आंशिक रूप से। उसके बाद अब हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों को देखने के बाद, इसके विस्तार को देखने के बाद, अब हम भारत के भौगोलिक विभाजन को देखते हैं। भौगोलिक विभाजन में सबसे पहले देखते हैं कि हिमालय। हिमालय सारे पड़ोसी देशों, यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार में फैला है, बांग्लादेश में नहीं है। इस हिमालय को अगर हम देखें तो ये कहाँ से, भारत में कहाँ से, भारत में जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा, उत्तराखंड का पूरा हिस्सा, दूसरे कलर से बनाते हैं, जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा, उत्तराखंड का पूरा हिस्सा, और यहाँ पर हमारा जो थोड़ा सा यूपी का कुछ शिवालिक हिस्सा यूपी में भी आता है। बाकी यहाँ पर नेपाल है, नेपाल के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद भूटान है, भूटान के बाद नॉर्थ ईस्ट में जो एक टर्न लिया हुआ है, ये भी हमारा हिमालय का पार्ट है। तो कहने का ये मतलब है कि हिमालय भारत के उत्तर और उत्तर पूर्व में विस्तारित है। तो क्या हिमालय एक है? नहीं, हिमालय में कई समानांतर श्रेणियां हैं। 3 समानांतर श्रेणियों को हम देखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से चलेंगे। कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी है और अगर इसको हम बहुत ऊपरी सतही जानकारी रखेंगे तभी हम अगली एनसीईआरटीयों में इसके यूज करके और डेप्थ को पढ़ पाएंगे। अगर यहाँ डेप्थ पढ़ेंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हिमालय में कौन है? सबसे पहले है बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। बृहद हिमालय को या तो बृहद हिमालय भी कह सकते हैं, हिमाद्री भी कह सकते हैं। यह कहाँ पर है? यह बिल्कुल उत्तर के हिमालय का है, मतलब ट्रांस हिमालय के बाद का जो हिमालय है वह बृहद हिमालय है। अब बृहद हिमालय पे क्या है, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे मकालू हो, सब के सब किस पे हैं? बृहद हिमालय में है। अब बृहद हिमालय के अगर ये आप एक मैप स्क्रीन पर हम दिखा देंगे, अगर ये हमारा बृहद हिमालय है, अगर ये हमारा बृहद हिमालय है तो बृहद हिमालय पर कहीं माउंट एवरेस्ट है, कहीं मकालू है, कहीं कंचनजंगा है। अब हम देखेंगे कि बृहद हिमालय के दक्षिण में एक और हिमालय है जो बृहद हिमालय से छोटा है। इस हिमालय को हम मध्य हिमालय कहते हैं और मध्य हिमालय पे कुछ महत्वपूर्ण स्थान स्थित हैं। उसको बिल्कुल एटलस में देखेंगे तो स्पष्ट आपको उन शहरों का, उन स्थानों का नाम याद हो जाएगा। कुल्लू मनाली है, शिमला है, जम्मू कश्मीर का गुलमर्गा है, उसके बाद काठमांडू है, मसूरी है, नैनीताल है, ये सब मध्य हिमालय में है, मध्य हिमालय की घाटियों में। बहुत सुंदर जगह है, सैलानी जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, वहां घूमते हैं।
मध्य हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई उत्तर के दोनों हिमालयों से कम है, शिवालिक हिमालय की। और यहाँ पर नदियां आने के बाद इनका धार जो स्पीड है वो स्पीड मध्य हिमालय पे थोड़ा ज्यादा होता है, शिवालिक हिमालय की ऊंचाई थोड़ी कम है, यहाँ नदियां थोड़ी सी स्लो लेती हैं, बहुत ज्यादा स्लो नहीं ले पाती हैं। मध्य हिमालय के बाद जब यहाँ का जो क्षेत्र शुरू होता है, यह क्षेत्र होता है मैदान। और मैदान बनते कैसे हैं, पहले के कक्षाओं में बता चुके हैं कि जब पर्वत उठता है, जब दो प्लेटें, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों के प्लेटों में जब टकराव हुआ और टकराव होने के बाद तेथिस सन्निध के धरातल जब ऊपर की तरफ उठा उसके अवसाद सहित, तो वहां पर एक बैली बनेगी। जब ऐसे दो प्लेट टकराएं और उसके अवसाद उठाएं तो यहाँ कहीं कहीं बैली बनेगी, घाटी बनेगी। वो घाटी, इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियां अपने साथ सेडिमेंट अवसाद को लाई और उन घाटियों को भरना शुरू हुई, और करोड़ों अरबों साल भरने के बाद मैदान का निर्माण हुआ। तो मैदान क्या है, मैदान वही है जो नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से करोड़ों साल पहले लाके भरी गई थी, यही मैदान का निर्माण की। तो मैदान में कितने मैदान होंगे, अब पहला तो हमने हिमालय देखा, अब दूसरा हम देखते हैं मैदान। मैदान में तीन हैं, एक तो होंगे गंगा के मैदान, चूंकि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाया गया क्षेत्र गंगा का मैदान होगा। और ये जो सेडिमेंट अवसाद अपने साथ लाती हैं नदियां, ये काफी उपजाऊ मिट्टी बना लाती हैं। इनमें जो सिल्ट अवसाद होता है वो अवसाद में पोषक तत्व भरपूर होते हैं, उपजाऊ होता है। और गंगा का मैदान का जो निर्माण हुआ वो काफी उपजाऊ मिट्टी बनी, और उपजाऊ मिट्टी से यहाँ जनसंख्या का सबसे ज्यादा निवास हुआ। गंगा का मैदान कहाँ फैला है, यूपी में है, बिहार में है, बंगाल में है, सबसे ज्यादा गंगा का मैदान फैला है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा का मैदान। ब्रह्मपुत्रा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा बनाया गया है। भारत में इसके सबसे ज्यादा क्षेत्र असम में कवर करता है, नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे राज्यों में ब्रह्मपुत्रा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का मैदान सबसे ज्यादा है। ब्रह्मपुत्रा के मैदान के बाद अब हम देखते हैं सिंधु का मैदान। सिंधु का मैदान, जो सिंधु का मैदान है वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। सिंधु, सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, इन सारी नदियों के द्वारा सिंधु का मैदान बनाया गया है। भारत में हरियाणा और पंजाब दो राज्य सिंधु के मैदान क्षेत्र हैं, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। कहने का ये मतलब है कि जो मैदानी क्षेत्र अगर बहुत ज्यादा उर्वर है तो पाकिस्तान का भी मैदानी क्षेत्र कम उर्वर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान उन मैदानी क्षेत्रों का यूज करके अपने देश में भरण पोषण नहीं करता है, बल्कि निकम्मापंथी दिखाकर अपने देश की जनता को भूखों मारने के लिए उतावला रहता है। इसको समझना चाहिए पाकिस्तान की सरकार को। और जन्म ही पाकिस्तान का गलत तरीके से हुआ है, तो कहीं न कहीं इन सारी चीजों का तो झलक दिखेगा ही निकम्मापंथी का। अब उसके बाद हम देखते हैं मैदान के बाद अब हम आते हैं दक्षिण की तरफ और बढ़ते हैं। तो अगर ये हमारे भारत का दक्षिण का मैप है, अगर ये हमारे भारत के दक्षिण का मैप है, तो हमको यहाँ पर दिखाई देगा प्रायद्वीपीय पठार। अब बात आती है, हमने कहा पठार तो पहले की कक्षाओं में कवर कर चुके हैं कि पठार क्या है, जो धरातल से ऊपर उठा हुआ भाग है और ऊपरी भाग समतल है उसे पठार कहते हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार क्या है, प्रायद्वीपीय का मतलब ये होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा है, इधर बंगाल की अरब सागर से, इधर बंगाल की खाड़ी से और इधर हिंद महासागर से। अगर तीनों तरफ से कोई भूमि का हिस्सा जल से घिरा हुआ है तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। और इस प्रायद्वीप का जो भाग है यह लगभग पठारी भाग है, और यह पठारी भाग एक ही नहीं है, ये मैप ही गलत हो गया है। ये प्रायद्वीपीय पठार असीमित है, कई टुकड़े हैं और इनका विच्छेदन बहुत ज्यादा है। एक जगह ऐसे नहीं है कि एक ही पूरे दक्षिण भारत एक पठार है, उसमें ऐसा नहीं, पठार बहुत दूर दूर तक फैले हुए पठार हैं। जब ये पठार है तो एक खनिज के, कोयला के और लौह अयस्क के महत्वपूर्ण स्रोत होंगे। अब इन पठारों के अगर हम मैप को पूरा कर दें, यहाँ माफ करना, इंक थोड़ा हार्ड हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर अगर मैप को हम पूरा करें तो ये हमारा राजस्थान का हिस्सा है। इस पठार के उत्तर पश्चिम में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। इस पर्वत का नाम है अरावली पर्वत। कहाँ पे है, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तर पश्चिम में है। जो गंगा का मैदान है उसके
पश्चिम में, लगभग पश्चिम में है, पूरी तरह नहीं है, लगभग पश्चिम में है। और या तो हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम में है। ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का एक पर्वतमाला है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू के पास सिरोही जिले में गुरु शिखर है। सिरोही जिला राजस्थान का एक जिला है, वहां पर गुरु शिखर है। अब हम देखते हैं कि ये पठार जो हैं, ये पठार क्या हैं। तो पिछली कक्षाओं में हम कवर कर चुके हैं कि पठार क्या है। अब इन पठारों के बाद अब हम देखते हैं कि भारत में दो तट हैं, कौन दो घाट हैं, एक है पश्चिमी घाट और एक है पूर्वी घाट। अब देखें पश्चिमी घाट क्या है, गुजरात से लगभग शुरू होता है और ये जाता है दक्षिण भारत के तमिलनाडु तक। इस घाट को पश्चिमी घाट कहते हैं। आप देख रहे हैं हमने कहीं पर मार्कर नहीं उठाया, इसका मतलब ये पूरा घाट सतत है, असतत कोई घाट नहीं, पूरा घाट सतत है। और इसी से लगा हुआ ये जो घाट है, ये घाट असतत है। इस घाट को हम पूर्वी घाट कहते हैं। अब देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट में लगभग प्रायद्वीपीय भाग हैं। अब प्रायद्वीपीय भाग में छोटी छोटी कई पहाड़ियां हैं। पहाड़ तो नहीं है, मतलब पहाड़ ही है, जब 600 मीटर से ऊंचे हैं तो पहाड़ है, लेकिन ये इनमें कई पहाड़ियां और घाटियां हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक घाटी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अब हम सबसे पहले पर्वत देखें, पर्वत के बाद मैदान देखें, मैदान के बाद पठार देखें, पठार के बाद हम उत्तर और पूर्व का घाट देख लिए, पश्चिम और पूर्व का घाट देख लिए। पश्चिम और पूर्व के घाट को देखने के बाद यहाँ देखें, मैप कंप्लीट कर दें। चलिए कुछ ऐसा ही है। अब हम अरावली देख लिए। अब पठार में हमने कहा कि कई ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं। तो यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत। यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत और उसके दक्षिण में एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है सतपुड़ा पर्वत। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक और पर्वत है, इस पर्वत का नाम है अजंता पर्वत। इसे हम कहेंगे विंध्य पर्वत, बी से दिखा देते हैं। इसे हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वत, एस से दिखा देते हैं। ये है अजंता पर्वत, ए से दिखा देते हैं। अजंता पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच की जो नदी बहती है, इस नदी का नाम है ताप्ती नदी। अब हम पिछली कक्षा में बता चुके थे, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच का जो भाग है, वो भाग नीचे दब गया है। उसी के कारण वहाँ ब्लॉक माउंटेन का निर्माण हुआ और जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की घाटी है, वहां से बहती हुई एक नदी जाती है। अब यहीं लगे हाथ देखिए कि अगर ये स्पीड हो रहा हो वीडियो, तो एक आप 2 बार 3 बार देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर नर्मदा नदी पूरब से बहती हुई पश्चिम में आती है और बंगाल की यहाँ अरब सागर में गिर जाती है। इसी के समानांतर दूसरी नदी आती है ताप्ती नदी, यह भी पश्चिम से पूरब की तरफ आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदियां एक तो पठार से होकर गुजरती हैं, तो कई तो प्रपात बनाती हैं। दूसरी, पठार पे इनको बहुत ज्यादा सेडिमेंट नहीं मिलता है। जब बहुत ज्यादा सेडिमेंट नहीं मिलता है, फिर भी जो सेडिमेंट बचता है, ये जो पश्चिमी घाट का ढलान है, वो इतना तीक्ष्ण ढलान है कि ये यहाँ पर अवसाद भी इकट्ठा नहीं कर पाती हैं। और जब नहीं इकट्ठा कर पाती हैं तो वहाँ डेल्टा नहीं बनती है, वहाँ ज्वार नदमुख बनता है, एस्चुरी बनती है। एस्चुरी कहाँ बनती है? पश्चिमी घाट पर बनती है। किन दो नदियों के द्वारा? नर्मदा और ताप्ती के द्वारा बनती है। नर्मदा और ताप्ती के द्वारा बनती है। नर्मदा और ताप्ती के द्वारा क्या? एस्चुरी का निर्माण होता है। तब एस्चुरी क्या है? नदियों द्वारा लाई गई मीठे पानी और समुद्र का खारा पानी जहां मिलता है, वहां एस्चुरी बनता है, वही एस्चुरी है। उसके बाद क्या पूर्व की भी नदियां हैं? हमने पर्वत देखा, मैदान देखा, पठार देखा। पठार के बाद हम नदियों पर भी देख लिए इसी समय। पूर्व की तरफ भी नदियां हैं पठारी भाग में। एक नदी यहाँ पर है महानदी, ठीक, महानदी हो गया, महानदी है। महानदी के बाद यहाँ पर एक नदी है, जिस नदी का नाम है गोदावरी नदी। ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के दक्षिण में आती है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के दक्षिण में आती है कावेरी नदी।
ठीक है, कावेरी नदी। उत्तर में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी नदियां हैं, लेकिन एनसीईआरटी जितनी बताई है बस उतने चले, और भी क्लासों में ये डेप्थ में जाकर इसको समझा जाएगा। अब महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां क्या हैं? एक तो ये जो घाट है, पूर्वी घाट है, वो कहीं कहीं विखंडित है। इसका मतलब इनका ढाल भी तीक्ष्ण नहीं है, इनका ढाल बिल्कुल नदियों के किनारे जब मुहाने पाते हैं तो वहां उनकी ढाल बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और जब ढाल इनकी नॉर्मल होगी तो इनका पानी का फ्लो जो होगा वो स्लो होगा। पानी का फ्लो स्लो होगा तो ये अपने साथ जो जो सेडिमेंट लाएंगे उस सेडिमेंट यहाँ पर नदियों के मुहाने पर इकट्ठा कर देंगी, और नदियों के मुहाने पर इकट्ठा करते ही तो यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा क्या है? नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी जब समुद्र के किनारे अपने मुहाने पर इकट्ठा करती है तो एक लैंडफॉर्म बनता है, नमकीन दलदली भूमि बनता है। इस भूमि को डेल्टा कहा जाता है। तो क्या इनके साथ सबसे महत्वपूर्ण, अब इसी डेल्टा को समझें। डेल्टा में दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। ये क्या होता है? इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी आई है। ब्रह्मपुत्रा नदी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट को लाती है और बंगाल की खाड़ी में पाट देती है उसके अपने मुहाने पर, और इधर से गंगा नदी लाती है, वो भी पाट देती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। अब सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है तो यहाँ पर जो वन या वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति को जो वन पाया जाता है उस वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है। मैंग्रोव वन का फीचर है कि वह नमकीन और दलदली भूमि में ही उगते हैं। और इस मैंग्रोव वन पे एक वृक्ष पाया जाता है जो विश्व प्रसिद्ध वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम है सुंदरी वृक्ष। सुंदरी वृक्ष के नाम पर ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया डेल्टा है, उस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष के कारण। यह इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ इसके विस्तार है। सुंदरबन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम में सारे चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डेल्टा है तो मैंग्रोव है, मैंग्रोव है तो सुंदरी नामक वृक्ष भी है, और वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर भी है। ये तो हुआ